महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं है। यह सहकार की मिट्टी, संघर्ष की विरासत और महत्वाकांक्षा की आग से बनी हुई एक जटिल गाथा है। 28 जनवरी 2026 एक धुंध भरी सुबह जब बारामती के आसमान से एक विमान जमीन से टकराता है तो सिर्फ एक हादसा नहीं होता। यह महाराष्ट्र की राजनीति के एक पूरे अध्याय का टूटकर बिखर जाना है। जिस व्यक्ति को समर्थक दादा कहते थे और विरोधी जिससे सतर्क रहते थे, वह सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री नहीं था, वह सत्ता की धुरी था, प्रशासन की रीढ़ था और गठबंधन की राजनीति की सबसे धारदार चाल था। आज के विश्लेषण में हम उस व्यक्ति की कहानी कहेंगे जिसने सहकारी समितियों से सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया, जिसने विकास को विचारधारा से ऊपर रखा और जिसकी अचानक विदाई महाराष्ट्र के सामने ऐसे सवाल छोड़ गई है जिसका जवाब अभी बाकी है। ये कहानी है अजीत अनंतराव पवार की। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति के उस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं जो न केवल प्रशासनिक कौशल की कहानी है बल्कि सत्ता के संघर्ष और एक युग के अंत का प्रतीक भी है। 28 जनवरी 2026 की सुबह जब महाराष्ट्र की समकालीन राजनीति के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आता है जिससे पूरा राज्य ही नहीं देश स्तब्ध रह जाता है। बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में अजीत अनंतराव पवार का आकस्मिक और दुखद अंत केवल एक उप मुख्यमंत्री या एक कैबिनेट मिनिस्टर का जाना नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के शासन और चुनावी राजनीति के एक शक्तिशाली जो है वो स्तंभ का ढहना है। तो 3 दशकों से अधिक समय तक जिन्हें लोग आदर और भय के साथ दादा कहते थे, उन्होंने राज्य के प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ के रूप में काम किया। तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि अजीत पवार का चला जाना जो है वो एक भावनात्मक और राजनीतिक शून्यता की शुरुआत करता है। जो शून्य कब भरा जाएगा देखने वाली बात है, लेकिन अजीत पवार के उदय को समझने के लिए हमें ग्रामीण महाराष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को देखना होगा। जिनकी अंगुली पकड़ के राजनीति का कखरा सीखा भारत की राजनीति के सबसे पुराने पॉलिटिशियन मैं इसलिए कहूँगा कि शरद पवार जिनका नाम है, उनके चाचा लगते हैं शरद पवार, और चाचा की उंगली पकड़ के आगे बढ़े अजीत पवार। और कहा जाता है कि उनकी किताब अगर पढ़ें अपन शरद पवार की, तो शरद पवार किताब अपनी शर्तों में लिखते हैं कि मैं जब 3 दिन का था तब से पॉलिटिक्स कर रहा हूं। जी हाँ, उनकी माँ कोऑपरेटिव की किसी संस्था से जुड़ी हुई थी और वो जब 3 दिन के थे तब वो उन्हें बैठक में लेके गई थी अपने साथ में। तो शरद पवार अपनी राजनीतिक उम्र के लिहाज से भारत में सबसे अधिक या सबसे पुराने उम्रदराज नेता शरद पवार के भतीजे और शरद पवार के राजनीतिक शिष्य उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले हैं या अजीत पवार थे, यह देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के हमें बात करनी होगी महाराष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास वाले जो है वो रूरल या कोऑपरेटिव सिस्टम की। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर के देवलाली प्रवरा में अजीत का जन्म होता है, शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के घर पे। शुरुआती जीवन जो है वो खेती की जमीन और सहकारी आंदोलन के बीच बीतता है। फिर वो 1982 से अपनी पॉलिटिकल लाइफ शुरू करते हैं जब वो सहकारी आंदोलन या सहकार चीनी कारखाने के बोर्ड सदस्य के रूप में शुरुआत करते हैं। यहीं से वो जो रूरल एरिया है उसमें जो है वो फाइनेंस और एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसको समझते हैं। 91 में वे पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनते हैं और फिर 16 साल का कार्यकाल उन्हें वो आधार देता है जिसके दम पर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दशकों तक इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखते हैं। विधायी राजनीति में उनका प्रवेश 1991 में होता है जब उन्होंने बारामती की लोकसभा सीट जीती। और खास करके वो दौर था जब चंद्रशेखर देश के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे। राजीव गांधी का असामयिक निधन हो गया था और जब वो सीट बारामती की जीती तो उन्होंने ये सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए से खाली किया, क्योंकि शरद पवार प्रदेश में थे और केंद्र में जब उन्हें मंत्री बनाया गया
तो लोकसभा सीट उनके लिए ज़रूरत थी और शरद पवार के लिए अजीत पवार सीट छोड़ते हैं। इसके बाद वो पूरा ध्यान महाराष्ट्र विधानसभा पे केंद्रित करते हैं। सुधाकर राव नायक और बाद में शरद पवार की सरकारों में मंत्री के रूप में उन्होंने एक ऐसी पहचान बनाई जो विभागीय अनुशासन और वित्तीय जवाबदेहिता के लिए जानी जाती है। तो 1999 में जब ये 10:10 वाली घड़ी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन होता है, आपको याद होगा दिल्ली में गठन करते हैं तारिक अनवर, पीएस संगमा और शरद पवार मिलके। तो अजीत पवार इस पार्टी के सबसे बड़े संगठनात्मक शक्ति के रूप में उभरते हैं। अगले 15 वर्षों तक कांग्रेस और राकांपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार में उन्होंने राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विभागों का प्रबंधन किया। उन्होंने वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर के रूप में वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भ के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया। कृष्णा घाटी सिंचाई निगम ने उनके जो है उनका जो मैनेजमेंट रहा उससे जो चीनी का उद्योग रहा उसको वाटर सिक्योरिटी मिली। तो हालांकि यह दौर विवादों से अछूता नहीं रहा, सिंचाई घोटाले के आरोप उन पे लगे, लेकिन अजीत पवार का अंदाज हमेशा निडर रहा। उनके समर्थकों ने उनके काम करने के तरीके को निर्णायक कहा, तो विरोधी उसे मनमाना करार देते हैं। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो अजीत पवार के नाम का पर्यायवाची बन गया। राजस्थान में भी उप मुख्यमंत्री पाए जाते हैं बीते 6-7 साल से लगातार, या उससे पहले भी पाए गए, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री बना उनका राजनीतिक पटाक्षेप हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद के पर्याय अगर कोई तो अजीत पवार, सरकार किसी की हो अजीत पवार मुख्यमंत्री होते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस की हो, वो उद्धव ठाकरे की हो, एकनाथ शिंदे की हो या पृथ्वीराज चौहान की, किसी भी मतलब 6 बार तक वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे इस भूमिका में काम करते हैं। यह उनकी राजनीतिक उत्तरजीविता और गठबंधन की राजनीति में अपरिहार्यता का प्रमाण नजर आता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे वो उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार में, और बाद में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विपक्षी और सहयोगी दोनों ही उन पर संसाधनों के आवंटन में पक्षपात का आरोप लगाते थे। तो यही वो तनाव था जिससे 2022 में सरकार गिरती है उद्धव ठाकरे की। और लेकिन सबसे बड़ा भूकंप उनका आता है 2 जुलाई 2023 को, जब उनके चाचा द्वारा स्थापित पार्टी से अलग होकर वो एक ऐसा विद्रोह करते हैं जिसने पवार राजनीतिक वंश की नींव हिला दी। वो शरद पवार जो जीवन में कभी चुनाव नहीं हारे। मुझे शरद पवार के अलावा इतनी लंबी राजनीति करने वाला कोई नेता देश में नजर नहीं आता जो चुनाव नहीं हारा हो। तो कुल मिला के डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हवाला देते हुए शामिल हो जाते एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार में। फिर एक कानूनी लंबी लड़ाई चलती है और चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता दी और घड़ी का चुनाव चिन्ह सौंप दिया। यानी चाचा के पास तो रही बचती है, भतीजा घड़ी ले पड़ता है। लेकिन यह प्रतिक्रियात्मक या प्रक्रियात्मक निर्णय नहीं था, यह मराठा वोट बैंक की आत्मा पर अधिकार का संघर्ष था। तो अजीत पवार तर्क देते हैं कि पार्टी को अतीत की छाया से बाहर निकलकर व्यवहारिक पॉलिटिक्स की जरूरत है। और 2024 के विधानसभा चुनाव अजीत पवार की स्वतंत्र पहचान की अंतिम परीक्षा थे। पहली बार वे शरद पवार के साये से बाहर होकर अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। नतीजों ने उनके प्रभाव को साबित भी किया। महायुति गठबंधन को मिली भारी जीत में अजीत पवार की पार्टी ने 41 सीटें जीती और ताकत दिखाई। बारामती के अपने किले में उन्होंने अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया। और यह जीत इस बात की पुष्टि थी कि बारामती के लोगों के लिए दादा का विकास मॉडल उनकी ऐतिहासिक वफादारी से बड़ा था। तो दिसंबर 2024 में एक बार फिर से फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में पवार वापसी करते हैं अजीत पवार, और राज्य के लिए एक इकोनॉमिक मॉडल तैयार करते हैं। 2025 के मार्च में उन्होंने 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया, जो उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर का एक संतुलन नजर आता है। गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित जिले को एक ग्लोबल स्टील हब में बदलने की उनकी योजना उनके विजन का हिस्सा थी। और उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए राज्य की जीडीपी पे बढ़ाने पे काम किया। तो कुल मिला के मुंबई में 3rd एयरपोर्ट यानी तीसरे हवाई अड्डे से लेकर वधावन जो बंदरगाह है या शक्तिपीठ राजमार्ग तक उनकी योजना महाराष्ट्र को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम नजर आई। लेकिन बढ़ते कर्ज और राजस्व घाटे की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी। तो अजीत पवार का
व्यक्तित्व जो है वो स्पष्टवादिता और कार्यकुशलता पर टिका रहा। सुबह 6 बजे अपना कार्य दिवस शुरू करते हैं। अनुशासन प्रियता जो है वो नौकरशाही में सम्मान दिलाता है, और एक ऐसे मंत्री के रूप में उन्हें जाना जाता था जो फाइलों को कभी रोकते नहीं। उनका करियर वैसे विरोधाभासों से भरा था कि 2013 में विवादित टिप्पणियां से लेके 2024 के पुणे पोर्श हादसे के दौरान पुलिस प्रशासन पर दबाव के आरोप समेत कई बार सार्वजनिक आक्रोश का सामना किया। लेकिन उनकी वैचारिक लचीलापन कुछ अवसर के लिए कुछ वक्त के लिए अवसरवाद रहता है। तो उनका ये कहना है कि वो राज्य के हित में की गई व्यवहारिक राजनीति थी। तो कुल मिला के उनकी जीवन यात्रा का अंतिम अध्याय 28 जनवरी 2026 की सुबह लिखा जाता है। सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरने वाला लियरजेट 45 विमान जब बारामती के हवाई क्षेत्र में पहुंचता है तो विजिबिलिटी बहुत कम थी। बिना कंट्रोल टावर वाले उस हवाई अड्डे पर उतरने के प्रयास में विमान क्रैश हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है और भीषण धमाकों के साथ जल उठता है। अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षा अधिकारी और चालक दल के सदस्य भी इस हादसे का शिकार होते हैं। उनकी शरीर की पहचान उनकी उस कलाई घड़ी से होती है जो विडंबनापूर्ण ढंग से उनकी राजनीति का प्रतीक भी थी। यानी अजीत पवार जिस सिंबल पे अब अपना हक जता रहे थे, उस सिंबल के प्रतीक के रूप में घड़ी उनके हाथ में बंधी हुई थी। और उनके निधन के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महायुति गठबंधन के सामने गहरा संकट है। अजीत पवार अपने गुट के निर्विवाद नेता थे। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटों पार्थ और जय के नाम चर्चा में हैं। लेकिन क्या वे अजीत पवार जैसा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ या प्रशासनिक पकड़ या राजनीतिक रसूख हासिल कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। दूसरा, शरद पवार के पोते रोहित पवार का उभरता कद भी भविष्य की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। तो कुल मिला के अजीत पवार का जाना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के उस प्रशासन मॉडल का अंत है जिसे बारामती मॉडल कहा जाता है। उन्होंने एक सूखाग्रस्त इलाके को इंडस्ट्रियल और एजुकेशन हब में बदला, और अब राज्य जब 3 दिनों का शोक मना रहा है तो अजीत पवार की यादें उन फाइलों में, उन बांधों में और उन राजमार्गों में जीवित है जिन्हें उन्होंने अपने जिद और जुनून से हकीकत बनाया। तो अजीत पवार की कहानी सहकारी समितियों से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचती है और एक त्रासदी पर समाप्त होती है। अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जिन्होंने विचारधाराओं की परवाह किए बिना केवल काम पे ध्यान दिया। उनके जाने से जो शून्यता पैदा हुई है उसे भरना आसान नहीं होगा, और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में उनकी जो है कमी कौन पूरी करेगा। क्योंकि अजीत पवार की कहानी न तो पूरी तरह नायक की न ही खलनायक की, एक ऐसी कहानी एक ऐसे प्रशासक की जो फैसले लेने से कभी डरा नहीं, एक ऐसे पॉलिटिशियन की जो सत्ता की दिशा अपने अनुसार मोड़ता रहा, और एक ऐसे रणनीतिकार की जिसके बिना गठबंधन अधूरे लगते थे, जिनकी राजनीति में विवाद थे, टकराव थे, लेकिन काम करने की ऐसी गति भी थी जिससे महाराष्ट्र का प्रशासन चलता रहा। और अब अजीत पवार हमारे बीच नहीं हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उनकी कुर्सी कौन लेगा, सवाल ये है कि क्या उस पकड़ को, उस अनुशासन को और उस निर्णायक नेतृत्व को उनकी जगह आने वाला व्यक्ति ले पाएगा, या पवार परिवार फिर एक हो पाएगा। यह विरासत की लड़ाई क्या एक नए युग की शुरुआत होगी। इतिहास अजीत पवार को शायद एक परफेक्ट नेता के रूप में याद न रखे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के रूप में जरूर याद रखेगा जिसने महाराष्ट्र को चलाया, रुकने नहीं दिया। धुंध फिर छा जाती है, घड़ी की टिक टिक की आवाज़, कभी कभी एक आदमी चला जाता है लेकिन उसके फैसले राज्य की दिशा तय करते रहते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।